हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? अच्छे हैं कि नहीं है बताइए। पढ़ना पड़ रहा है, अच्छे तो होंगे नहीं, है ना? अच्छे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी तक आप लोग क्या क्या पढ़ाई किए हैं बताइए जरा। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं? कर रहे हैं ना? ज्यादा बड़ा तो लेक्चर जा नहीं रहा है ना? और जा रहा है तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हो कि सर इससे भी छोटा करिए, है ना? खैर कोई बात नहीं बुआ, ठीक है, अपना देख लो, है ना? क्योंकि रील्स तो है नहीं कि उतना देर में आपको समझ में आएगा कि स्क्रॉल करो खत्म खत्म खत्म। उस दिन ऐसे ही आप भी खत्म हो जाओगे। समझ में आया? रील्स थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। तो बुआ कॉपी पेन उठा लिए होगे, और नहीं उठाए हो तो जल्दी से वीडियो पॉज करो, कॉपी पेन लेके आओ और बुक भी ले लो आज, ठीक है? एनसीईआरटी हम बोले हैं ना, मेन बुक को टारगेट करो और साइड बुक तो बनाना ही है कि नहीं है? तो सब लोग बुक ले लिए हो, और नहीं तो पॉज करके ले ही आए। तो जानते हो बुआ, हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, और पहला चैप्टर चल रहा है। और आज का कौन सा लेक्चर है? 7वां, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हम भी दिख रहे हैं ना दो जगह? बताइए। ठीक है। तो रियल नंबर क्लास 7। इससे पहले जो भी चीज है एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी पलट पलट के देख लीजिए जल्दी से क्या क्या पढ़े। ठीक है, कर लिए? चलिए तो स्टार्ट किया जाए, बताइए, करते हैं। तो बुआ याद रखो, आपके सामने क्वेश्चन आया, आया कि नहीं आया? एनसीईआरटी का है, पता है आपको। गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है बुआ? तो कहोगे सर गिवन है यहाँ पे, क्या गिवन है? तो एचसीएफ तो गिवन है और एलसीएम निकालना है। और हम ये क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में बताए भी थे कि कर लेना है। कुछ लोग कर भी लिए होंगे और कुछ लोग मेरे भरोसे बैठे हैं, तो उनका भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं हम? तो जो लोग कर लिए हैं खुद का पीठ थपथपा देना है ना? कब? जब सही हो जाए तब। और जो लोग नहीं किए हैं कोई बात नहीं, देखिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो बुआ, मैथ में याद रखना, क्वेश्चन समझ गए ना वहां ही आधा आंसर निकल जाता है। तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है कि बस हमें यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है हम लोगों का वो देख लो बुआ, ठीक है ना? हम लोगों का क्या गिवन है वो देख लो, ठीक है ना? कि क्वेश्चन में वो आप बोल रहा है क्या? तो क्वेश्चन में हम लोगों का कहा जा रहा है कि एचसीएफ गिवन है। हम लोगों का जो गिवन है बुआ, क्या गिवन है बताओ जल्दी से? एचसीएफ गिवन है। और हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है बुआ, ध्यान दो, हमें निकालना है बुआ एचसीएफ तो गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना? ये देख लो, दिख रहा होगा। और निकालना क्या है बुआ? एलसीएम निकालना है। निकालना क्या है? एलसीएम निकालना है। आ गया समझ में? बस कुछ नहीं। किसका निकालना है? किसका निकालना है? तो आप लोग कहोगे सर नंबर्स का, तो नंबर्स तो दिख ही नहीं रहा है। तो देखो बुआ दिख रहा होगा तुम लोगों को। नंबर्स में यदि बात करोगे तो ये रहा। नंबर्स में क्या रहा? तो एक तो बुआ ये 306 है और ये 657 है। आ गया समझ में? यानी टू नंबर्स हमें गिवन है और इसका एचसीएफ गिवन है, और इसी का क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम लोग हुआ क्या जाने थे कि यदि हमारे पास टू नंबर्स है, यदि हमारे पास टू नंबर्स है ना, उसको ए भी मानते हैं। याद करो पिछला क्लास में हम बोले थे एक नंबर को ए लेट करो और एक नंबर को बी लेट करो। तो हम लोग पढ़े थे कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। ये बात पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बताओ, पढ़े हो ना? तो यहाँ जो एक नंबर है उसको ए मान लो, एक को बी मान लो। तो सिंपल हम लोगों को यहाँ पे हम लोग आसानी से जब बनाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन दैट, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? तो गिवन है बुआ एचसीएफ, ठीक है ना, 306 और 657 का 9। और हमें निकालना है एलसीएम किसका? 306 और 657। आया कि नहीं आया समझ में? हमें जो निकालना है बुआ वो हम लोग लिख लिए। आ गया समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नंबर जानते हैं, ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो कहोगे सर ए इसको मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए, क्योंकि नंबर्स को ए और भी मानते हैं, बात कर लेना है। आया कि नहीं आया समझ में? तो इस तरह से आपको करना क्या है कि ए को मान लो बुआ, क्या मान लोगे? 306, और बी को क्या मान लो? 657। आ गया समझ में? तो इस तरह से जो नंबर्स दिया था मान लिए, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ गिवन है। तो यहां से आप जो जानते हो लिख लो। लिखोगे क्या? वी नो डेट। देखो एकदम एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ये वी नो डेट या वी नो लिख सकते हो। ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी।
LCM ऑफ AB। आ गया कि नहीं आया समझ में? तो आप ये फॉर्मूला पढ़े हो, लिख लोगे सबसे पहले आप, ठीक है। अब नंबर्स जो भी है उसको डाल दो। तो ए का वैल्यू बुआ क्या है, तो कहोगे सर ए का वैल्यू तो सबको दिख रहा है, बी का भी वैल्यू दिख रहा है, तो डाल दो आप। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है 306 और बी का वैल्यू क्या दिख रहा है बुआ 657। आ गया समझ में? फिर आपको करना क्या है, HCF का वैल्यू डालना है। तो HCF क्या है बाबू, तो देखो HCF यहाँ 9 है, HCF क्या है गिवन यहाँ पे 9 है, तो आपको करना क्या है 9 डाल देना यहाँ पे, तो 9 लिख दिए। और LCM क्या है, तो LCM तो फाइंड आउट करना है ना, तो उसको मान लो, कुछ भी मान लो या डायरेक्ट LCM ही लिख दो। आ गया समझ में? अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना। आया समझ में? यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा लेवल का हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको लिख देना 306 इंटू 657। और ये 9 इधर देख रहे हो मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इन बाई 9 और इक्वल टू क्या हो जाएगा LCM AB का, ठीक है। अब यहां से आप जानते हो ये 9 से आसानी से कट रहा है, कितना टाइम्स जा रहा है, तो 9 3 जा 27, 3 बच गया ना यहाँ पे, तो फिर 9 4 जा 36 आ गया। तो फाइनली आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, है कि नहीं है? तो इस तरह से LCM हो गया AB का। अब मल्टीप्लाई यहां से कर लोगे क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आंसर आ जाएगा, यही हो गया क्या LCM AB का। अब लास्ट में कंक्लूड भी कर सकते हो, क्या लिख सकते हो बुआ, सो LCM इज इक्वल टू, या जो भी नंबर्स ये गिवन था बुआ यहाँ पे लिख सकते हो, ये वाला जो भी है यहाँ पे, चलो देख लो, लिख लो। LCM किसका है बुआ, तो 306 का और 657 का, जो आया उसको आप भर दो आसानी से यहाँ पे, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आपके बहुत बार पूछे गए हैं 2 मार्क्स में, इतना याद रखना। इसलिए हम बोले हैं कि आपका जो ये क्वेश्चन है बुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, तो इसको आप बार बार कर लेना है ना। तो चलो देखो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया, ये गिवन था तो हम लोग लिख लिए। अब जानते हो सकता है इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए, कैसे, तो देखो यहाँ पे HCF गिवन था और नंबर्स गिवन था, है ना, और निकालना क्या था LCM। तो हो सकता है कि आपको LCM गिवन हो और ये नंबर्स गिवन हो और क्या निकालना हो, HCF निकालना हो। मतलब क्या हुआ कि आप जो फॉर्मूला पढ़े हो यहाँ पे, क्या पढ़े हो बाबू, तो आप जो यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े हो ये वाला है ना, ये वाला देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, है ना। तो इस फॉर्मूला में याद रखना, चलो कोई बात नहीं यहाँ पे, तो इस फॉर्मूला में याद रखना है बुआ कि ए बी दो नंबर्स है और इसका HCF और LCM भी है, ठीक है ना। तो यहाँ कितने टर्म्स हो गए, तो यहाँ देखो 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हो गए। आया कि नहीं आया समझ में? इस 4 टर्म्स में कोई भी 3 टर्म्स गिवन होगा और 1 टर्म्स पूछ लिया जाएगा आपसे। हो सकता है कल को HCF LCM और एक नंबर गिवन हो भी और दूसरा नंबर पूछा जाए आपसे, तो आपको जो गिवन हो वहां डालो और जो नहीं गिवन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो आप बताओ बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बना लोगे ना, एग्जाम तो छोड़ो आपके बुक में ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये शानदार क्वेश्चन हो गया है, आपको समझ में भी आया होगा। चलो ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आपके बुक में होगा, हालांकि एनसीईआरटी में ही था, इसको करा दिए हम, जो एक्स्ट्रा बुक है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि बात हम लोग करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बुआ देखो यहाँ सामने दिख रहा है क्या, और यदि बुक निकाले हो तो बुक में देखो और पढ़ो पहले, आया समझ में कि नहीं आया, और उसके बाद फिर वीडियो को ये करना। उम्मीद है पढ़ लिए होगे, है ना, और नहीं पढ़े हो तो हम क्या करें, चलो हम पढ़ते हैं तुम्हारे बदला। तो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन करना है व्हाई एक नंबर यहाँ पे गिवन है और एक दूसरा नंबर यहाँ गिवन है, और बोल रहा है ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स। मतलब जो नंबर्स गिवन है वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि आखिर ए नंबर जो गिवन है यहाँ पे ये कंपोजिट क्यों होगा। आ गया क्वेश्चन, बोले ना मैथ्स का मतलब वो याद रखना, आधा काम होता है क्वेश्चन को समझना, यदि समझ लिए तो आधा काम हो गया, बनने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। हालांकि मेरी हिसाब से 60 to 70% क्वेश्चन को समझ लो आंसर आ जाएगा। तो हमें बस समझ में आया कि जो नंबर्स ये है और ये जो नंबर्स है
2 नंबर्स गिवन है, हालांकि आप लोगों को बहुत सारा नंबर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ 2 ही नंबर्स है। आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। कैसे? आ गया समझ में या क्यों? तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले वो सॉल्यूशन लिखेंगे। आ गया समझ में? तो सॉल्यूशन जब आप करोगे तो पहला नंबर हुआ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जब बात करोगे तो पहला नंबर आप लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आ गया। अब हम बोलेंगे कि बउआ यहाँ पे देखो ये चीज और ये चीज 2 टर्म्स है, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, तो कहोगे सर ये जो 13 है यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा, तो 13 आप कॉमन ले लो। तो जब कॉमन ले लोगे 13 तो यहाँ पे क्या बचेगा बुआ, तो 13 तो कॉमन हो गया, तो जब ये कॉमन हो गया तो बचेगा कौन, तो कहोगे सर 7 और 11, तो आप लिख दो यहाँ पे 7 इंटू 11 प्लस, अब ये 13 तो निकल गया है, ये जो 13 है ये तो निकल गया, तो अब बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, मतलब 1, तो आप लिख दो क्या यहाँ पे +1। आ गया, कॉमन ले लिए। अब यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो 13 और यहां से क्या होगा 7 इंटू 11 कितना होगा 77, और 77 में 1 ऐड करोगे क्या होगा 78। आ गया समझ में? यानी जो नंबर्स हमें ये गिवन था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। और जब इसको लिख सकते हैं तो और इसको आगे बढ़ाओगे तो 13 क्या है, प्राइम नंबर। 13 क्या है, प्राइम नंबर। चलो ठीक है, बट बताओ 78 प्राइम है क्या, नहीं ना, इसका आप फैक्टर कर लो। तो जब 78 का फैक्टर करोगे तो कैसे जाएगा हुआ, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और जब डिवाइड होगा तो 2 3 जा 6 बच गया 1, तो 2 9 जा फिर 3 से 1 फिर 3, तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आया 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी इसको और अच्छे से लिखोगे तो 2 इंटू 3 इंटू और 13 कितने टाइम्स आ गया 2 टाइम्स, तो ये अब हम ये बोले कि बताओ बुआ, ध्यान दो, समझ में आ रहा है ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां से कॉमन ले लिए और कॉमन लेने के बाद ये जो 78 था कंपोजिट नंबर, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो हम लोग पढ़े थे तो अप्लाई कर दिए, अपना दिमाग तो ज्यादा लगाए नहीं, जो जानते थे वो कर दिए। जब कर दिए तो ये नंबर हमें मिला। तो हम क्या पढ़े हैं कि कोई कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर में हम लोग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो बताओ ये सारा प्राइम नंबर है कि नहीं है ना। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जानते हो, 3 भी है यहाँ प्राइम नंबर और 13 भी प्राइम नंबर है। तो हमें क्या समझ में आया कि ये जो नंबर्स गिवन था इसको हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लिए कि नहीं, लिख लिए है ना। तो यहां से आप क्या कहोगे कि सर आप जो यहाँ समझाना चाहे है कि नहीं है, वो हमें इतना समझ में आया कि जो गिवन नंबर्स है उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लिए। और प्राइम फैक्टर के रूप में किसको लिखते हैं, कंपोजिट नंबर को। मतलब ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि कंपोजिट नंबर नहीं रहता, यदि बताओ नंबर 2 रहता तो 2 को क्या लिखते, लिखते कुछ, ये तो कंपोजिट नंबर ही है ना। ये क्या है बुआ, कंपोजिट नंबर ही है। आया कि नहीं आया समझ में? तो इस तरह से आप कंपोजिट नंबर को कैसे लिखते, ठीक है कि नहीं, ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में, कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप कहोगे प्राइम नंबर को तो नहीं लिख सकते हैं, और जब प्राइम नंबर को नहीं लिख सकते हैं मतलब ये कंपोजिट नंबर है, तो यहां से आपको कुछ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपको पूरा लिखना है, एफटीए मत लिखना है, आपको लिखना है पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आया कि नहीं आया समझ में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ऐसे लिख दो। और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग तो ये बता दिए कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है गिवन नंबर, यानी कि कौन था गिवन नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। बस हो गया, यही तो बताना था। कंपोजिट नंबर कहोगे सर क्या है, बुक में तो कुछ और दिया हुआ है, तो वो ऐसे भी लिख सकते हो, बुक में तो बहुत कुछ देता है, इतना लिख देता है, क्यों ज्यादा लिखना। हमें यही बोला था ना कि बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर को हम जानते हैं कि जो होगा उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो जब इसका हम प्राइम फैक्टर किए तो इस तरह से यहाँ पे प्राइम फैक्टर ये आया, और इससे समझ में आया, जैसे ये लाइन हम लिख ली है कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कंपोजिट नंबर, तो समझ में आया कि अच्छा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है कि कंपोजिट नंबर को ही हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर्स ये है इसका प्राइम फैक्टर ये है, मतलब
प्राइम फैक्टर किसका होता है? कंपोजिट नंबर का। मतलब जो ये नंबर है कंपोजिट नंबर है, सो हम लोग लिख दिए हैं कंपोजिट नंबर है। तो आप लोग बताओ, जब ये क्वेश्चन हम कर दिए तो सेम ये क्वेश्चन है, आप कर लोगे क्या? कहोगे सर ये तो बड़ा वाला क्वेश्चन है। तो वह कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जब आप इसको बनाओगे तो क्या होगा, तो देखो यहां से समझो क्या लिखा हुआ था बुआ, तो लिखा हुआ था 765, ऐसे ही था ना। अगेन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस क्या था बुआ, 5 प्लस 5, ये नंबर गिवन है। तो यहां से क्या कॉमन लोगे, तो कहोगे सर 5 यहां भी है यहां भी है, ये हो गया कॉमन, यानी 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 और प्लस 5 तो निकल गया तो 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 इंटू में ये जो भी नंबर है इसको मल्टीप्लाई करके +1 करके लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? यदि आप नहीं भी लिख सकते हो तो इतना पर भी छोड़, या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख लो और उसके बाद 5 इंटू जो नंबर आएगा उसका प्राइम फैक्टर लिख लो और उसके बाद डायरेक्ट लिखोगे क्या, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई काट नहीं सकता। कैसे, एक तो समझ में आया जो हम पीछे बताए थे वैसे, और नहीं तो आप क्या कर लो, डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो। कैसे, तो देखो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, 5 का। और 1 का भी मल्टीपल होता है ये सब। तो एक तो 5 का हो गया इसका फैक्टर और एक 1 हो गया, दो तो ऐसे ही फैक्टर और एक ये तो खुद भी फैक्टर होगा। यानी कितना फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया। और जानते हो जब भी मोर देन 2 फैक्टर होता है तो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो इतना छोड़ने के बाद डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। क्लियरली बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एफटीए बोल रहे हैं, आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्लियरली बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा लैंग्वेज बेस पे था, इसको आप बार बार देखो समझ में आ जाएगा। बस यही दर्शाना था कि कंपोजिट है कि नहीं। तो हम लोग क्या किए, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कर दिए और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से समझ में आ गया। क्योंकि प्राइम नंबर यदि होता तो उसको हम लोग करते क्या, फैक्टर। प्राइम नंबर का फैक्टर होता है क्या, सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है ना, यहाँ तो बहुत आ रहा था। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन लीजिएगा बुआ अपने बुक का, तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा, एनसीईआरटी 1.1 चल रहा है। अब इस क्वेश्चन को समझिए। इससे पहले एक आसान क्वेश्चन करते हैं। आसान क्वेश्चन क्या है, तो अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए। निकालिए, बुक निकाले हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो जल्दी से निकालिए। निकाल लिए क्या बुक, हम निकाल लिए। जो 6 नंबर क्वेश्चन था वो तो अच्छा 6 नंबर हम लोग कर चुके हैं ना, चलो ठीक है, ओके। ये जो क्वेश्चन आप किए हो ये 6 नंबर था। तो अब बच गया वो कौन सा, 7 नंबर। 5 को करेंगे, पहले 7 करो। 7 में क्या बोला है कि देखो एक सर्कुलर पाथ है। 7 में क्या बोला है कि एक सर्कुलर पाथ है। आया समझ में? एक काम करोगे, इसका हम आंसर डायरेक्ट बताते हैं और समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हम जानते हैं बोर हो रहे हो तुम लोग। तो 7 नंबर में करना क्या है बुआ, लिख दो सॉल्यूशन। बस इतना याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन, पहले बार बार पढ़ो, बाकी हम अगला क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तुम लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है क्या है। बस इतना याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। बाकी बुक से पढ़ो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या था। एक सर्कुलर पाथ था ना जिसपे क्या क्या हो रहा था, पढ़ोगे समझ में आएगा। तो जब भी बोलेगा तो आंसर क्या होता है, तो जो भी नंबर है उसका एलसीएम निकाल लेना। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें बोल रहा था बुआ कि फाइंड करना है कि फिर से कब अगेन मीट करेगा ना। क्वेश्चन पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, हम बोल दिए हैं पहले ही, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड टाइम। क्या लिखेंगे बुआ, रिक्वायर्ड टाइम। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, तो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू होगा एलसीएम किसका, तो नंबर क्या गिवन था बुआ, तो नंबर गिवन था देखो जल्दी से बुआ, 12 मिनट था और एक क्या था बुआ,
तो कहोगे सर क्वेश्चन दिख रहा है 18 मिनट ना, 18 मिनट था और एक था क्या 12 मिनट, यानी कि 18 इंटू 12। तो बोलो एलसीएम निकाल लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से कि नहीं निकाल लोगे? जो आएगा एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ निकाल लो और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ो जब भी बोलेगा एलसीएम निकालना है और हम बोले आंसर तो हो गया, सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन क्यों एलसीएम ही निकालते हैं वो अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे, आपको समझना होगा, ठीक है। बाकी ऐसे करना है। एक क्वेश्चन अब एक बच गया। ये क्वेश्चन क्या हुआ, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 ना फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हम बोले क्वेश्चन समझना है, क्या करना है, क्वेश्चन समझना है। पिछला क्वेश्चन में जो बताया थे बस कुछ नहीं, आंख बंद करके जब भी ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा एलसीएम निकालना है, आ जाएगा। क्यों आएगा वो अगला वीडियो में हम बताएंगे। आया समझ में? क्योंकि आज हमको 1.1 कंप्लीट कर ही देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बुआ एक नंबर गिवन था ये वाला, ठीक है ना, 6 टू द पावर n, और हमें बोलना है कि चेक करो ये इंड होगा तो 0 पे इंड होगा कि नहीं होगा। मतलब क्या हो गया, मतलब कोई क्रिकेटर आया है खेलने, आपको देखना एक भी रन नहीं लगेगा इसका, आज आउट होके चला जाएगा। बोलो सही होगा कि गलत? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ क्या बोला 6 टू दी पावर n होगा कि नहीं वो बताओ। तो देखो बताते हैं, बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो वह नंबर्स क्या था हम लोगों के पास, तो 6 टू दी पावर n। तो हम क्या, चलो ठीक है, पहले बताओ n छोड़ दो, पहले बताओ जो 6 है, ठीक है ना, यदि हम n का वैल्यू छोड़ दे 6 ले तो 6 कंपोजिट नंबर है कि प्राइम? तो बोलोगे सर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है गधा कहीं का, कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो इसका जब फैक्टर करोगे आप तो कहोगे सर 6 का तो फैक्टर आपको आता ही है, हमें भी आता है, जल्दी से कर लीजिए। तो फाइनली यहां से करोगे तो क्या आएगा बुआ, 2 इंटू 3, और n ऊपर लिखते चले जाओ, 6 का कर लिए। अब यहां से जब करोगे तो क्या आएगा बुआ, 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n। यानी कि 6 का जब फैक्टर करे तो इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। हमें बोला है कि 0 पे इंड होगा कि नहीं। क्वेश्चन देख लो बुआ, क्या बोल रहा है कि बताओ इंड होगा कि नहीं 0 पे। तो हम बोल रहे कि चलो 0 पे जो इंड होता है उसको देख लो। तो कहोगे सर 0 पे इंड होने वाला नंबर कौन है? तो 0 पे इंड होता है 10। एक तो 0 होता है, 10 होता है, उसके बाद होता है 20, उसके बाद 30, उसके बाद कौन होता है 40। यही नंबर ना 0 पे इंड होता है। चलो अब बोले इसका फैक्टर बताओ, तो कहोगे सर 2 इंटू 5। इसका फैक्टर बताओ तो आप कहोगे सर 2 टू दी पावर 2 इंटू 5। इसका फैक्टर बताओ तो कहोगे कि सर 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका फैक्टर बताओ तो कहोगे सर 2 टू दी पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा 5। मतलब जो भी नंबर है इसका जब फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो ही आएगा। एक चीज देख रहे हो बुआ, क्या देख रहे हो, जो भी नंबर यहाँ पे 0 पे एंड हो रहा है सब में एक फैक्टर के रूप में देखो 2 और 5 आ रहा है। यहाँ भी देखो 2 और 5, यहाँ देखो 2 और 5 है, एक्स्ट्रा में क्या आया है 3। आया कि नहीं आया समझ में? एक्स्ट्रा में हालांकि नहीं आया, नंबर में था इसलिए आया है, बट 2 और 5 आया कि नहीं आया सो बोलो। 2 और 5 आया, फिर यहाँ करोगे यहाँ भी 2 और 5 आया। मतलब क्या समझ में आया कि कोई भी नंबर यदि 0 पे एंड हो रहा है तो उसका एक फैक्टर 2 इंटू 5 होगा। आया कि नहीं? बाकी जो भी होगा वो तो हो भी करेगा, लेकिन एक कन्फर्म है कि 2 और 5 होगा, यानी 0 पे एंड होने के लिए उसको 2 और 5 होना चाहिए। क्योंकि हम देखे इसमें भी 2 5 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। और देख लो, चलो देखो एक और एग्जांपल, 40 के बाद मान लो 50। इसका जब प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा बउआ? तो कहोगे सर 2 इंटू 5 के पावर 2। आया कि नहीं आया समझ में? तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपको समझ में यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। और करो, चलो 60 कर लो, तो 60 का करोगे तो कहोगे सर क्या आएगा? तो यहाँ कहोगे सर 2 होगा। आया? अब पावर में होगा 2 और उसके बाद 3 इंटू क्या 5। मतलब आपको समझ में आया? कोई भी नंबर ले लो प्राइम फैक्टर करो, कुछ भी हो लेकिन उसमें 2 और 5 होगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 है, 3 के अलावा कुछ और भी हो सकता है ना। लेकिन एक चीज आप देखोगे, क्या देखोगे बउआ, कि 2 और 5 तो होगा ही होगा, 2 और 5 तो होगा ही होगा, यानी बिना 2 और 5 का काम नहीं बनेगा। यदि 2 5 है तो 0 रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब समझ में आ गया कि 0 कब होता है? 2 और 5 होता है। तो इतना क्लियर है ना। बट यहाँ पे देखो जब 6 का आप किए हो तो 2 और 3 आया, 5 तो है नहीं, और जब 5 है नहीं मतलब ये 0 पे एंड होगा नहीं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि बाई, क्या लिखोगे बुआ, बाई
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 6 टू द पावर n को ऐसे लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे लिखो कि इफ एनी नंबर एंड, जो क्वेश्चन था वही लिख दो, कुछ नहीं सोचना। यहाँ पे बोला एंड विथ द डिजिट 0, यहाँ पे वही लिख दो, एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0। इफ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0 ना, ऐसे लिखो 0, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0। आया समझ में? इफ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0 इट मस्ट बी, मस्ट समझ में आ रहा है ना, ग्रामर में पढ़े होंगे, एकदम जरूरी ही है ना, होना ही चाहिए। इट मस्ट बी देयर, it must be there one factor will, क्या बोला, इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट मस्ट बी देयर वन फैक्टर, ठीक है, विल बी 2 into 5। आया समझ में? यहां से जो हम लोग जाने हैं बउआ, अभी यहां से यही जाने हैं, क्या बोले समझो, ये लाइन समझो, कुछ नया बात नहीं लिखे, जो समझाया वही लिखा है कि एनी नंबर यदि एंड कर रहा है किस पे, 0 पे, तो ऐसा जरूरी है इट मस्ट बी देयर वन फैक्टर क्या हो, 2 into 5 हो, है कि नहीं है? क्योंकि देखे हैं, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, 2 तो है बट 3 है और 5 है नहीं, तो लिखोगे क्या कि हियर 5 is not factor of 6 to the power n। मतलब 2 तो था, हम देखे कि 0 के लिए 2 और 5 होना चाहिए, यहां जब देखे तो 2 और 3 है, तो यानी 2 तो है बट 5 नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या कि here 5 is not factor of 6 to the power n, और जब नहीं है मतलब 0 पे एंड नहीं होगा, सो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बुआ, सो जो क्वेश्चन बोला है लिख दो। क्या बोला है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोला है कि चेक करना था, लिखो 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, यानी यहां से लिख दो 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। बस हो गया, चेक हो गया। यदि फैक्टर में 5 आता तो नहीं होता। तो इस तरह से याद रखना है बुआ, आपको इस एक्सरसाइज में यदि थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन लगा होगा तो यही क्वेश्चन लगा होगा। आया, पूरा कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए, और समझ में नहीं आया तो फिर से आप क्लास करो और दूसरे का समझाने का कोशिश करो, और उसके बाद नहीं आया तो घर में कोई बच्चा है उसको समझाओ, और यदि उसके बाद नहीं आया समझ में, उसको बोलो मुझे मारो, 2 झापड़ देगी ना वो या देगा तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? और जब कोई नहीं हो घर में तो खुद का सर फोड़ लो दीवार में, उसके बाद समझ में आ जाएगा। आ गया कि नहीं? लेकिन पहले कोशिश बहुत करना है। चलो कोई नहीं, सर नहीं फोड़ना है क्योंकि अभी हम हैं, अगला बार कोशिश रहेगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो जरूर वीडियो में कमेंट करिएगा। अब यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। एग्जाम्पल में जैसे बोला है 4 टू डी पावर n का चेक करना है, तो आपको बताना क्वेश्चन सब सेम है, बस 6 के जगह पे आपको क्या लिखना है 4 टू डी पावर n, चेक करके बताना कि 0 पे एंड होगा कि नहीं। एक बार हम बता देते हैं, ये सब देख लीजिए, सॉल्यूशन आप यहां से देख सकते हो। यहां से हो गया वो सॉल्यूशन ना, कहां से सॉल्यूशन हुआ है, जो हम लोग का क्वेश्चन ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर का सॉल्यूशन यहां से हुआ है। जो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, इसका सॉल्यूशन हम लोग यहां से कर लिए हैं। आ गया समझ में? यहां से सॉल्यूशन हो गया है, ये लिख रहे हैं। देखिए ये सब हुआ, रफ का काम था, नहीं लिखना था इधर, बस ऐसे ही आपको ये सब लिखना था। ये हो गया, ये हो गया, बार बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड था, हम पूरा कोशिश किए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसी के साथ हमें लगता है कि आपका पहला जो एक्सरसाइज था 1.1 वो कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, 1.1 कंप्लीट हो गया। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको ये क्लास, समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए, लेकिन साथ में जरूर लिखिए कि क्यों नहीं आया, आपके गलती की वजह से या किसी और की गलती की वजह से। और यहाँ समझ में नहीं आया, कोई और टीचर को पकड़िए, पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और नोट्स अच्छे से जरूर बना रहे होंगे, नहीं तो मैथ्स
बिना नोट्स का कोई काम नहीं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़ाइए, और नहीं समझ में आए तो जानते ही हैं हर बार की तरह नमस्ते कर लीजिए और निकल जाइए। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ओके बाय।